सो दिस इज फर्स्ट लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर। हमने सोल्यूशन कंप्लीट कर लिया है, अब एक नए चैप्टर की तरफ जाएंगे जो भी मोस्ट प्रोबेबली अगले 8 से 10 लेक्चर में ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रॉपरली आपको इसी तरीके से स्टार्ट करना है, जैसे आपने सोल्यूशन कंप्लीट किया है वैसे ही आपको इसको भी कंप्लीट करना है। प्रॉपरली क्वेश्चंस करते रहने हैं स्टार्टिंग से ही, और एट द एंड ऑफ द लेक्चर जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए, मतलब ये चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको इसकी एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस कर लेने हैं। बस इतना करना है, इतने पे दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। चलो बहुत बढ़िया। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, आज के लेक्चर को। और मैं ये सबसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि सभी लेक्चर को शेयर कर चुके होंगे, ठीक है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, ठीक है। तो चलो मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ और हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो केमिकल काइनेटिक्स, देखिए केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो डील करेगा किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड के बारे में, कि वो रिएक्शन कितनी तेजी से कंप्लीट हो जा रही है, कितना कम तेजी से, कितना धीमा कंप्लीट हो रहा है। तो किसी भी रिएक्शन की स्पीड के बारे में अगर कोई चैप्टर कमेंट करता है तो दिस चैप्टर इज केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स वर्ड से भी आपको पता चल रहा होगा, ये केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन के काइनेटिक्स के बारे में बातें करेगा। काइनेटिक्स मतलब स्पीड के बारे में बातें करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज वेरी सिंपल, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन, या सिंपली अगर हम बोलें इट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये रेट के बारे में बातें करता है। सो दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट टू यू। तो अब ये सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे, फिर आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो तो उम्मीद है कि आपने ये लिख लिया होगा, ठीक है। चल ध्यान दो, अब एक रिएक्शन एज्यूम करते हैं, जैसे एक आर मतलब रिएक्टेंट है, पी मतलब प्रोडक्ट है। ये एक हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर विद टाइम ये आर का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है, वो डिक्रीज हो रहा होगा, मतलब आर के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहे होंगे, ठीक है। तो आर का कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम डिक्रीज कर रहा होगा, पी का कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम इंक्रीज कर रहा होगा, ये ठीक है। अगर हम रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ आर की बात करें, मतलब आर कितना तेजी से कंज्यूम हो रहा है उसकी बात करें, तो उसको हम लिखेंगे माइनस चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर अपॉन टाइम इंटरवल। मान लो 5 सेकंड में आर के 3 मोल्स कंज्यूम हो गए, तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, ये देखो माइनस क्यों लगाया, इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको। रेट, कभी भी हम रेट की बात करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर आर के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज की बात करें तो आर की कॉन्सेंट्रेशन घट रही है, तो आर का जो कॉन्सेंट्रेशन का चेंज होगा वो नेगेटिव होगा। तो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर नेगेटिव होगा, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने एक माइनस यहाँ पर आगे लगा दिया है, क्योंकि रेट इज ऑलवेज इन पॉजिटिव वैल्यू, रेट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, और चेंज नेगेटिव है, तो इसको पूरे को पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पर एक माइनस लगा दिया गया है, ठीक है। अब वापस से इस क्वेश्चन पे आते हैं कि मान लो 1 सेकंड में 3 मोल ए के कंज्यूम हो गए, तो हम कैसे लिखेंगे 3/1 सेकेंड। और अगर मान लो 5 सेकंड में 3 मोल ए के कंज्यूम हो गए, मतलब आर के कंज्यूम हो गए रिएक्टेंट के, तो हम क्या लिखेंगे 5 सेकंड में 3 अगर कंज्यूम हुए 3/5। ये बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। चेंज को बेसिकली हम लिखते हैं आर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फाइनली माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनिशियली, यहाँ पर माइनस लगा दिया अपॉन डेल्टा टी। फाइनली जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो कम होगी, इनिशियली ज़्यादा होगी, क्योंकि रिएक्टेंट तो कंज्यूम होगा, तो इसलिए यहाँ पे इसके रेट, इसके कंजम्पशन के रेट को डिनोट करने के लिए एक माइनस साइन का यूज कर देंगे। तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन आर अपॉन डेल्टा टी। इसका मतलब क्या होगा, माइनस चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम इंटरवल, ये ठीक है। तो ये एक सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक चीज लिखी है कि रेट मतलब रेट ऑफ कंजम्पशन रिएक्टेंट का कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वही चीज बताई हुई है कि रेट इज पॉजिटिव, रेट तो पॉजिटिव होगा, बट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नेगेटिव, सो मेक रेट पॉजिटिव। टू मेक रेट पॉजिटिव, रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए 1 माइनस साइन इज एडेड। अगर हम बात करें यहाँ पर पी के प्रोडक्शन की, कितना तेजी से पी प्रोड्यूस हो रहा है,
तो उसके लिए बात करेंगे रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पी। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन वापस से चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी, पी की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ रही है, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी अपॉन टाइम इंटरवल। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी, ये चेंज हो जाएगा अपॉन टाइम इंटरवल। इसको फर्दर में लिख दूंगा डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, फिर भी दिक्कत हो पूछ लेना। चलो यहां से लिखना चालू करो। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें आपको समझ में आई, एक तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कंजम्पशन रेट वो कितनी तेजी से कंज्यूम हो रहा है उसको लिखेंगे, माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम इंटरवल, और पी का प्रोडक्शन रेट लिखने के लिए उसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज अपॉन टाइम इंटरवल। ये दो चीजें यहाँ से बताई गई। यहाँ तक कंप्लीट हो जाए तो बता देना मुझे। ठीक है, जैसे यहाँ तक कंप्लीट हो जाए, प्रोडक्शन ऑफ पी का जो रेट लिखा गया है पूरा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, वहाँ तक कंप्लीट हो जाए तो बता देना, और बीच में अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, अभी क्लियर कर लेंगे वो, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है चैप्टर। तो अभी हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अलग अलग रेट ऑफ कंजम्पशन और रेट ऑफ फॉर्मेशन। रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ कंजम्पशन बात किया जाएगा और प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ फॉर्मेशन बात किया जाएगा। तो इन दोनों के लिए सेपरेटली अभी रेट को डिस्कस कर रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है अभी वो भूल जाइए, अभी सिर्फ ये सोचिए कि रिएक्टेंट का कंजम्पशन रेट कितना है और प्रोडक्ट का कंजम्पशन रेट कितना है। अब यहाँ से एक नोट पॉइंट आपको अपने सामने दिख रहा है, दैट इज रेट कैन बी टेकन इन टू वेज। ठीक है भाई, दो तरीके से रेट को डिफाइन कर सकते हैं जो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। वन इज एवरेज रेट एंड अदर इज इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट कब बातें करते हैं हम लोग, इफ टाइम इंटरवल इज गिवन, ये टाइम इंटरवल दिया होगा तो एवरेज रेट की बात करेंगे, और अगर कोई टाइम इंटरवल नहीं बट एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर बात कर रहा है तो वहां पर हम इंस्टेंट रेट की बात करेंगे। जैसे यहाँ पर फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का पी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर हम बात करें एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ आर, मतलब आर के कंजम्पशन का एवरेज रेट क्या है, तो हम उसको लिखेंगे माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अभी जो उससे पहले पढ़ा था वो एवरेज रेट ही था, तो एवरेज रेट तो पहले ही आप समझ चुके हो। ठीक है, लेकिन अगर बात करें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ आर की, तो जहाँ पर डेल्टा लिखा था वहाँ पर डी लगा देना, माइनस डी एक्स बाई डी टी वाला जो वेलोसिटी में पढ़ते थे तुम इंस्टेंटेनियस के लिए, तो माइनस डी आर अपॉन डी टी। ये क्या है, ये आर जो लिखा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। ऐसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पी क्या हो जाएगा, डी पी बाई डी टी। ठीक है, तो अगर इंस्टेंटेनियस की बात करो डी लगा देना, और एवरेज की बात करो डेल्टा लगा देना। ठीक है, एवरेज कब यूज करेंगे, जब टाइम इंटरवल गिवन होगा। इंस्टेंटेनियस कब यूज करेंगे, जब एक पर्टिकुलर टाइम पर बातें की जा रही होंगी। नेक्स्ट इज ऑल्सो नोट पॉइंट, वो पॉइंट क्या है वो देख लेते हैं। रेट ऑफ कंजम्पशन और रेट ऑफ फॉर्मेशन, जो भी हम अभी बातें कर रहे हैं रेट ऑफ कंजम्पशन या रेट ऑफ फॉर्मेशन की, उसको मेजर किस में करेंगे हम, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम था तो कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी में, मोलार में यूज करेंगे, अपॉन टाइम सेकेंड में यूज करेंगे। तो उसका जो रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा उसका यूनिट हो जाएगा मोलार पर सेकेंड, या हो सकता है मोलार को मोल पर लीटर सेकेंड लिख दो। ठीक है, मोलार मोल प्रति लीटर ही तो होता है, या सेकंड की जगह मिनट भी यूज हो सकता है, मोलार पर मिनट हो सकता है, या मोलार ना यूज करके सिर्फ मोल पर मिनट की बात कर ली जाए। ठीक है, या समटाइम्स कभी कभी ऐसा बात करते हैं कि ग्राम पर सेकंड या ग्राम पर मिनट में भी रेट की बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि यही रखेंगे, तो इतनी सारे तरीके से हम रेट ऑफ कंजम्पशन या रेट ऑफ फॉर्मेशन को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी जो यूनिट्स आपको सामने दिख रही हैं, इन सभी में टाइम टाइम पर मेजर होता रहता है रेट ऑफ कंजम्पशन या रेट ऑफ फॉर्मेशन। अगर हम बात करें रेट ऑफ कंजम्पशन की, तो हम बात करते हैं वो रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ कंजम्पशन वर्ड यूज होता है, रेट ऑफ प्रोडक्शन या रेट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये वापस से दो नोट पॉइंट हैं जिनको आपको लिखना, जल्दी से लिखो। चलो, तो अब तुमने ये दोनों पॉइंट लिख लिए होंगे, एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल।
देखिए एग्जाम्पल में क्या बोला है, एक रिएक्शन है 2A से लेके B तक, 2A रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, B प्रोडक्ट। यहाँ पर बोला है कि इफ रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, ठीक है, तुम्हें ही सोचना है, ये तुमको आंसर बताना है इसका। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए इज एक्स मोल पर मिनट, देन फाइंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। तुमको ये बताना है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन बी का कितना होगा। ठीक है, चलो फटाक सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। 2A से बी एक रिएक्शन जा रही है, रेट ऑफ कंजम्पशन ए का एक्स दिया है, रेट ऑफ फॉर्मेशन बी का बताना है, सोच समझ के बताना है। ठीक है, मैं पहले देखूं क्या आंसर देते हो, तुम कितना समझ पा रहे हो। बहुत बढ़िया भाई, x/2। ठीक है, तो देखो अब ध्यान से इसका सोल्यूशन, जिसको समझ नहीं आया उसके लिए देखो। 2 मोल ए के कंज्यूम हो रहे हैं, ठीक है, इफ 2 मोल ऑफ ए इज कंज्यूम देन 1 मोल ऑफ बी विल फॉर्म। रिएक्शन का स्टोइशियोमेट्री क्या बताता है, 2 मोल के ए कंज्यूम, ए के 2 मोल जब कंज्यूम होंगे तो बी का 1 मोल बन रहा होगा। ठीक है, तो जब 2 मोल ए के कंज्यूम होंगे तो बी का 1 मोल बनेगा। ठीक है, तो बी का जो रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा, बी का जो रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए। ठीक है, जितनी देर में ए के 2 मोल कंज्यूम होंगे उतनी देर में बी का 1 मोल बनेगा। तो बी के बनने का रेट आधा है ना, ए के कंजम्पशन का रेट ज्यादा है। ए के जब 2 मोल कंज्यूम होंगे तो बी का 1 मोल उतनी देर में बन रहा है। इसका मतलब बी का जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है वो हाफ इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए। ये बात समझ में आ गई होगी। So rate of formation of B is half into rate of consumption of A. So answer should be x/2 mole per minute. बहुत बढ़िया जिन्होंने आंसर दिया इस क्वेश्चन। ठीक है, जिनको नहीं आया वो भी लिख लेंगे। बात समझ में आ गई होगी, तो अगर बात समझ में आ गई तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, फटाफट कर लो। और यहाँ पर दो क्वेश्चन ना, N2 का रेट ऑफ कंजम्पशन और H2 का रेट ऑफ कंजम्पशन, तो 4 किसका आंसर है ये भी नहीं पता अभी मुझे। तो N2 का कंजम्पशन और H2 का कंजम्पशन बताना है अपने को। N2 का 1 मोल पर लीटर सेकेंड। चलो भाई, तो कुछ बच्चों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया, अब इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो एक रिएक्शन दी है जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन अमोनिया के बनने का जो रेट है वो 1 सेकेंड में 2 मोल पर लीटर। ठीक है, 2 मोल बन रहे हैं 1 सेकेंड में, ऐसा समझो 1 सेकेंड में 2 मोल बन रहे हैं। बात समझ है, तो हमें बताना है N2 का कंजम्पशन रेट और H2 का कंजम्पशन रेट क्या होगा। तो सबसे पहले कोई भी रिएक्शन होगी तो उसको बैलेंस कर लेंगे आप, है ना। तो यहाँ पर मान लो हमने बैलेंस कर दिया, एक केमिकल रिएक्शन लिया और उसको बैलेंस कर दिया, तो ये क्या बन गया, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, ये बन गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो, सुनो ध्यान से, समझो अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन कैसे करना आगे से वो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, उसके बाद मोल मोल एनालिसिस आप जानते हो ना, तो उसी मोल मोल एनालिसिस को रेट के टर्म में लगा देना। जैसे मोल मोल एनालिसिस में आप क्या लिखते थे, मोल ऑफ N2 रिएक्टेड अपॉन इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 बराबर मोल ऑफ H2 रिएक्टेड अपॉन 3 बराबर मोल ऑफ NH3 फॉर्म्ड अपॉन 2 लिखते थे ना। तो ऐसे ही मोल मोल एनालिसिस रेट के टर्म में यूज करना है। अब यहाँ पर इसको लिख देना, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2/1 बराबर रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ H2/3 बराबर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3/2। ये तरीका फॉलो करना है ऐसे क्वेश्चन को करने का। कौन से क्वेश्चन को करने का, जिसमें रेट ऑफ कंजम्पशन किसी का दिया और रेट ऑफ फॉर्मेशन किसी का पूछ लिया हो, या रेट ऑफ फॉर्मेशन किसी का दिया और रेट ऑफ कंजम्पशन किसी का पूछ लिया हो। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब देखो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2 का रेट ऑफ कंजम्पशन अपने को दिया है ना, नहीं दिया है, NH3 का दिया है। NH3 का रेट ऑफ कंजम्पशन दिया है, तो NH3, एक सेकंड, रेट ऑफ फॉर्मेशन NH3 का दिया है, वो 2 दिया है, तो यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 की जगह 2 रख देंगे, तो 2/2 1 हो जाएगा ये तो। ठीक है, ये वाला फैक्टर तो 1 हो गया। तो अब बस रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2/1 बराबर 1 है। बात समझ है,
तो यहाँ से 1 आ जाएगा, और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ H2 यहाँ से निकाल लेंगे, इन दोनों को बराबर कर देंगे, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर को बराबर कर देंगे, तो यहाँ से आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो M2 का कंजम्पशन रेट 1 होगा और H2 का कंजम्पशन रेट 3 होगा। ठीक है, तो N2 का तो 1 बताया बच्चों ने और H2 का 3 बताया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो तुम्हें चीज़ें समझ में आने लगी, ये सब मोल है, मोल आता है अच्छे से तो फिर तुम चीज़ों को समझ जाओगे। ठीक है, जिसका नहीं हुआ इस चीज़ को लिख लेना, बट प्रॉपरली सॉल्यूशन तो लिख रही है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें मोल मोल एनालिसिस यूज करना है, लेकिन उसको रेट के टर्म में लगा देंगे। आपने मोल कॉन्सेप्ट में मोल मोल एनालिसिस पढ़ा है? ठीक है, या आप जनरल चीज़ें भी सोच सकते हैं, जो अभी हमने पहले सोचा था कि 1 मोल से 2 मोल बन रहे हैं, 2 से 4 बनेंगे, ऐसा कुछ करके यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं। ठीक है, फिर चलो बहुत बढ़िया, आई होप आपने लिख लिया होगा इसको। अब यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं वापस से। ठीक है, तो देखो नोट नंबर 1 वापस से क्या है, नोट नंबर 1 कि मान लो कोई रिएक्शन है हमारे पास, ए प्लस बी से सी प्लस डी जा रही है, बैलेंस रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए अपॉन उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बराबर रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी अपॉन उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। रिएक्टेंट के लिए तो कंजम्पशन के रेट की बात की जाएगी, लेकिन सी क्योंकि प्रोडक्ट है तो यहाँ पर बात करेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी अपॉन सी उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बराबर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी अपॉन उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यहाँ पे इस तरीके से ये एक मोल मोल एनालिसिस को रेट के टर्म में लिखना सीखो किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के लिए, केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है, अब आपको भी पता है कि रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए क्या होता है, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। ठीक है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अपॉन ए मतलब 1/a उसका स्टोइशियोमेट्रिक ऑप्शन। वापस से रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी को वापस से क्या लिख सकते हो, माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी को लिख सकते हो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, इस तरीके से ये फिर से इस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी। अगर आप एवरेज रेट के टर्म में नहीं लिखना चाहते हो तो इंस्टेंटेनियस लिख सकते हो, यही चीज डी बाई डी टी के फॉर्म में आ जाएगी, सेम चीज। ठीक है, बात समझे? अब ये जो रेशियो है ना, जो रेशियो ये वाला रेशियो बराबर ये वाला रेशियो बराबर ये वाला रेशियो बराबर ये वाला, 4 रेशियो यहाँ पर बराबर है ना, ये सारे रेशियो को हम रेट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं। मतलब चाहे तो इस ये मतलब this equals to this equals to this equals to this equals to rate of reaction। यही अब रेट ऑफ रिएक्शन, ये जो रेशियोज लिखे हुए हैं ना, यही इस रिएक्शन की रेट को रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ गए? ए प्लस बी बी गिव्स सी प्लस डी डी की रेट को कौन रिप्रेजेंट करेगा? ये जो रेशियो, जो सारे रेशियोज बराबर है ना, जो हमने मोल मोल एनालिसिस से रेट के फॉर्म में लिखा है, उन्हीं को हम यहाँ पर यूज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन में। बात समझ गए आप? ठीक है, तो ये दिस इज नोट नंबर 1, फटाफट छापना स्टार्ट करो उसे। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया है कि रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, और अब आपको ये भी समझ में आ गया कि रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं ये समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक रिएक्शन का मोल मोल एनालिसिस रेट के टर्म में लिखना पड़ेगा, और वो जो जो सारे रेशियोज बराबर आएंगे उसी कोई भी मतलब उसी को किस क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया होगा। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 सवाल इसका आना ही आना है, चाहे जेई मेंस चाहे नीट कहीं पे भी ले लो। बोर्ड्स के लिए तो सारे इंपॉर्टेंट है। पहली वाली किताब में केमिस्ट्री के टोटल अब 8 चैप्टर हैं, एक चैप्टर को एक्सक्लूड कर दिया गया है, फर्स्ट चैप्टर को, सॉलिड स्टेट को, तो 8 चैप्टर हैं जिसमें दूसरा चैप्टर चल रहा है। तो बहुत जल्दी हम केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट को खत्म कर ले जाएंगे, बहुत टाइम नहीं लगता है। ठीक है, बस ऐसे ही आप अच्छे से ईमानदारी से रोज का रोज रिवाइज करते रहो, चीज़ों को समझते रहो, कहीं डाउट रहा करे तो पूछ लिया करो। तो यहाँ से आपको अपने आप से ही पूछना है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वो समझ में तुम्हें आया कि नहीं आया।
तुम्हारे अंदर से आंसर आ जाएगा कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट ये बताता है कि किसी भी रिएक्शन में, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में, रेट को, मतलब रेट ऑफ कंजम्पशन और रेट ऑफ फॉर्मेशन को रिलेट कैसे करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, तो नोट नंबर 1 इस चीज़ को बताता है, डिस्क्राइब करता है। सेकेंड पॉइंट अगर आप देखेंगे यहाँ से, आई होप आपने लिख लिया होगा पहला वाला पॉइंट। सेकेंड वाले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सेकेंड वाले पॉइंट में वापस एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है, तो इसी चीज़ को वापस से लिखना है। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी अपॉन ए, मतलब 1/a इंटू माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, या 1/b इंटू माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। इसी चीज़ को लिखा है, यही देखो, ये भी तो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी तो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी तो रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि सब तो बराबर है। अगर एक को रेट ऑफ रिएक्शन बोल दिया तो बाकी सारे ही रेट ऑफ रिएक्शन हो गए। तो वही चीज़ को यहाँ पर फिर से लिखा गया है, या रेट ऑफ रिएक्शन को आप इंस्टेंटेनियस रेट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो फटाफट इसको भी लिख लो, सेकंड वाले पॉइंट। पहला वाला पॉइंट ही लिखा गया है थोड़ा अलग तरीके से। ठीक है, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर दिया गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो ये चीज़ तो तुम्हें समझ में आ गई है ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, ये वापस से लिख लेना, सारे रेशियोज एक ही तो हैं। ठीक है, ये रेशियोज कहाँ से आए, मोल मोल एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ रेट। ठीक है, जो मोल मोल एनालिसिस वाली इक्वेशन थी उसी को रेट के टर्म में लिखा। अब यहाँ पे देखो थर्ड वाला पॉइंट क्या बताता है। थर्ड वाला पॉइंट बता रहा है टू यूज नोट 1 एंड नोट 2। नोट 1 और नोट 2 को अगर आप यूज करना चाहते हो, जो पहला पॉइंट और सेकंड पॉइंट था, देन कॉन्सेंट्रेशन, ये जो ब्रैकेट है वो कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉन्सेंट्रेशन मस्ट बी इन मोलार पर सेकेंड, या तो मोलार पर सेकेंड में कॉन्सेंट्रेशन रख लो, या मोल पर सेकेंड में रख लो, या मोलार पर यूनिट में रख लो, मिनट में रख लो, या मोल पर मिनट में रख लो। लेकिन ग्राम पर सेकेंड या ग्राम पर मिनट में नहीं रख सकते तुम। अगर रेट ऑफ कंजम्पशन या रेट ऑफ फॉर्मेशन ग्राम पर सेकेंड या ग्राम पर मिनट में आ गए तो फिर 1 और 2 को यूज नहीं करोगे। तो पहले ग्राम पर सेकंड या ग्राम पर मिनट को मोल पर सेकंड या मोल पर मिनट में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद उस वाले फॉर्मूले में प्लग इन करोगे। फॉर्मूला बोले तो नोट नंबर 1 और 2 वाले पॉइंट में उन वैल्यूज को प्लग इन तभी करोगे जब आपने ग्राम पर सेकंड या ग्राम पर मिनट को कन्वर्ट कर लिया होगा मोल के टर्म्स में। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड को यूज करने के लिए कंडीशन है जो आपको लिखनी। चलो देखो, काफी टाइम लगा दिया तुमने। देखो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन दिया है, SO2 प्लस O2 गिव्स SO3। सबसे पहले तो इसको बैलेंस कर लो। ठीक है, देखो आंसर किसी ने तो दिया है O2 32 ग्राम पर मिनट। चलो ठीक है, ध्यान दो, मैं समझा रहा हूँ, जिसको नहीं भी आया होगा समझ में अभी समझ लो। SO2 प्लस O2 से SO3 जो बन रहा था उसको पहले बैलेंस कर लो। अब बैलेंस केमिकल रिएक्शन में तुमको एक चीज़ प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ SO2। तो SO2 के कंजम्पशन का रेट है 32 ग्राम पर मिनट। ठीक है, तो पहले तो इसको मोल में कन्वर्ट कर लो। SO2 का 32 ग्राम में कितना मोल होगा, आधा मोल होगा, इसका मोलर मास 64 है, तो हाफ मोल पर मिनट आ गया रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ SO2। अब इसके बाद फिर मोल मोल एनालिसिस लिख दो इस वाले रिएक्शन के लिए इन टर्म्स ऑफ रेट। तो यहाँ से क्या आएगा, मोल ऑफ SO2, सॉरी, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ SO2, rate of consumption of SO2 upon 2, and rate of consumption of SO2 is half. तो rate of consumption of SO2 is half upon इसका stoichiometric coefficient which is 2 बराबर rate of consumption of O2 upon इसका stoichiometric coefficient which is 1 बराबर rate of formation of SO3 upon इसका stoichiometric coefficient 2। तो यहाँ तक आपने लिख लिया। अब यहाँ के बाद इसी जो इक्वेशन बनाई है आपने, यहाँ से आप कंजम्पशन ऑफ O2 भी निकाल सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ SO3 भी निकाल सकते हो। तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ O2 निकाल लो, यहाँ से 1/4 आ जाएगा, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 ऐसे ही निकाल लो तो वो आ जाएगा हाफ। लेकिन यहाँ से तो मोल में आएगा, तो मोल में आएगा तो उसको ग्राम में बदल लेना। ठीक है, ग्राम में कैसे बदलोगे, 1/4 मोल पर मिनट आया है ना O2 के लिए, तो O2 का मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ग्राम में बदल जाएगा।
तो ग्राम में बदलोगे तो कितना आएगा, 8 ग्राम पर मिनट आएगा O2 के लिए। ठीक है, अब SO3 का जो फॉर्मेशन रेट है वो यहाँ से निकालोगे इस वाले इक्वेशन से, तो वो तो हाफ आ जाएगा। ठीक है, निकाल लेना यहाँ से, देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3/2, और इसको और इसको जब बराबर करोगे तो ये वाला 2 और ये वाला 2 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इवेंचुअली रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 हाफ आ जाएगा। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 हाफ आ गया, हाफ मोल पर मिनट आ गया, तो मोल को ग्राम में बदलने के लिए इंटू 80 कर दिया, सो इट विल कम आउट टू बी 40। ठीक है, अब पता नहीं 32 ग्राम पर मिनट कैसे आया है। ठीक है, ये थोड़ी चीज़ समझ से बाहर है, 32 ग्राम पर मिनट कैसे आ गया ये तो समझ नहीं आया मुझे। ठीक है भाई, तो ये दो आंसर आएंगे, 8 ग्राम पर मिनट और 40 ग्राम पर मिनट, ये तो दो आंसर आ गए। अब रेट ऑफ रिएक्शन तो कोई भी एक फ्रैक्शन ले लो, कोई भी एक रेशियो ले लो, तो ये 1/4 एक रेशियो कोई भी पकड़ लो, ये 1/4 है ना, तो यही रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ गया, 1/4 मोल पर मिनट। ठीक है, यहाँ पर तो ग्राम में नहीं कन्वर्ट कर सकते, रेट ऑफ रिएक्शन कभी ग्राम पर मिनट में कन्वर्ट नहीं हो सकती, मेरी बात समझो। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन तो मोल पर सेकेंड, मोल पर लीटर सेकेंड, इन सभी चीज में हो सकता है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को ग्राम पर मिनट या ग्राम पर सेकेंड में नहीं बदल सकते, मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि वो तो रेशियो है, और वो रेशियो कहाँ से आया है, मोल मोल एनालिसिस वाली इक्वेशन से आया, और वो इक्वेशन में ये बात आपको, आप इस बात के लिए रेस्ट्रिक्टेड हो कि आप जो भी रेट यूज करोगे वो मोल पर मिनट, मोलार पर मिनट, इन सभी चीज़ों में यूज करोगे। ठीक है, तो आप वहां से ग्राम पर मिनट रेट ऑफ रिएक्शन को नहीं लिख सकते, तो जिन्होंने ग्राम पर मिनट लिखा है वो गलत लिखा है। चलो, तो यहाँ से जल्दी से लिख लेना। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, इतना टाइम तो नहीं लगेगा। ठीक है, मुझे बता देना यहाँ तक, ये क्वेश्चन तक अच्छे समझ में आ गया और तुमने लिख लिया है कि नहीं लिखा। अगर फिर भी नहीं लिखा हो या कोई डाउट हो तो बताओ, पहले यहाँ तक मुझे कंफर्म कर दो, फिर मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि ये एक सेक्शन कंप्लीट हो गया है। जहाँ पर रेट ऑफ कंजम्पशन दिया होगा तो रेट ऑफ फॉर्मेशन निकाल लेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया होगा तो कंजम्पशन निकाल, एक का रेट ऑफ कंजम्पशन या फॉर्मेशन दिया होगा, दूसरे का रेट ऑफ कंजम्पशन या फॉर्मेशन निकल जाएगा फिर। ठीक है, तो पहले मुझे यहाँ तक कंफर्म कर दो कि यहाँ तक सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं, या कोई डाउट बची हुई है तो तुम अभी तक नहीं पूछ पाए हो, या तुम्हें कुछ पार्ट नहीं समझ में आया है तो वो पूछ लो। मैं सबसे पूछ रहा हूँ, सबका सबका हो गया ना, यहाँ तक लिख के हो गया प्लस समझ में आ गया। जिसको डाउट हो तो बोल देना, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। चलो, अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड टू एक्सप्रेस रेट ऑफ रिएक्शन। एक तो मेथड अभी हमने देख लिया, यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन मोल मोल एनालिसिस वाली इक्वेशन रेट के टर्म में जो लिख रहे थे, वहां से रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है, ए से बी जा रहा है एक रिएक्शन। ठीक है, तो एक तो मेथड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या लिख दोगे, 1/a इंटू माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1/b इंटू डी वी बाई डी टी। ये तो ऑलरेडी तुम जानते हो, ये कौन सी इक्वेशन है, ये वही है, मोल मोल एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ रेट, तो वहां से रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ये मेथड हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं। अब सेकेंड मेथड जो है वो देखते हैं यहाँ पर। सेकेंड मेथड ये है कि यहाँ पर देखो ए से बी जा रहा है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम और भी एक तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर के कांस्टेंट लगा देंगे, इनटू जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होगा, रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी, उसकी कॉन्सेंट्रेशन रेज्ड टू सम पावर का प्रोडक्ट। यहाँ पर देख पा रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन को एक और तरीका लिखने का है, कुछ कांस्टेंट इनटू ए का कॉन्सेंट्रेशन की पावर x1 इंटू बी का कॉन्सेंट्रेशन की पावर x2। इस तरीके से भी रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये कौन सा तरीका है, एक कॉन्सेंट लगा दिया, ठीक है, इनटू क्या करेंगे, जितने भी रिएक्टेंट या जितने भी प्रोडक्ट होंगे
उसकी कॉन्सेंट्रेशन रेस टू सम पावर सबको प्रोडक्ट में कर देंगे, जैसे यहाँ पर किया है। ये चीज समझ में आएगी। ऐसे भी एक तरीका है लिखने का। ये जो कांस्टेंट के है इसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। इस रिएक्शन का, इस वाली रिएक्शन का ये रेट कांस्टेंट है। x1 किसके ऊपर है? ए की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर है, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए। अभी सब चीज, सब टर्म्स हम धीरे धीरे करके ले लेंगे, अभी आप खाली नाम। मेथड नंबर 2 अच्छे से समझ जाएंगे क्या लिखना है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू सम पावर इनटू, मतलब जितने भी होंगे सबको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, सबकी कुछ ना कुछ पावर चढ़ा देंगे, और वो पावर ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, और जो आगे हमने यहाँ पर कांस्टेंट लगाया दैट इज रेट कांस्टेंट। चलो बहुत बढ़िया। अब जैसे मान लो ये एक रिएक्शन है, ठीक है, ये एक रिएक्शन है ए प्लस बी बी से सी सी प्लस डी। बात समझ, ये एक रिएक्शन है। अब यहाँ पर हम रेट क्या लिखेंगे? रेट क्या होगा? के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की कुछ पावर x1, बी की कुछ पावर, क्या है वो कुछ पावर उसकी बात बाद में करेंगे, बस ये समझो कुछ पावर। तो बी की कॉन्सेंट्रेशन की कुछ पावर इंटू सी की कॉन्सेंट्रेशन की कुछ पावर इंटू डी की कॉन्सेंट्रेशन की कुछ पावर। यहाँ पर के कहलाएगा रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये जो आर है ना, ये कैपिटल आर, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये जो भाई, एक सेकेंड, ये जो आर है ना, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इस आर को लिख लेना, ये रिएक्टेंट नहीं है, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये अच्छे से लिख लेना तुम लोग बाद में। आर का मतलब क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। चलो ठीक है, तो यहाँ पर इसको हमने लिख लिया के ए की पावर x1, बी की पावर x2, सी की पावर x3, x4, इस तरीके से लिख लिया। ये तो चीज तुम्हें अच्छे समझ में आई होगी। ठीक है, अब ध्यान दो, के को हम बोलेंगे वापस से रेट कांस्टेंट, किस रिएक्शन का? जिसके लिए ये रिएक्शन रेट लिखा गया, जिसके लिए ये रेट लिखा गया, उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। x1 क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए। सिमिलरली x2 क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी। x3 इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू सी। x4 क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू डी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और बात की जाती है, ओवरऑल ऑर्डर। मतलब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है वो देख रहे हैं। पहला पॉइंट है कि इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। किसी, जैसे ए के रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर होगा, बी के रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर होगा, सी के रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर होगा, ये सब हम नहीं बता सकते। बात समझ रहे हो? ये सब हम कभी नहीं बता सकते, ये हम ऐसे ही देख के नहीं बता सकते। ये एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है, समझ? ये एक्सपेरिमेंटली पता कर सकते हैं। तो किसी भी कंपोनेंट का, जैसे ए का, बी का, या किसी का भी ऑर्डर जो होगा, है ना, वो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगा, वो हम देख के नहीं बता सकते। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इट कैन बी फ्रैक्शन ऑल्सो। भाई ऑर्डर जो हो सकता है वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, जैसे x1, x2, x3, x4, ये सब ऑर्डर है ना। ठीक है, विद रेस्पेक्ट ए का ऑर्डर है, ये बी का ऑर्डर है, ये सी का ऑर्डर है, ये डी का ऑर्डर है। रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? सबका समेशन। ठीक है, तो किसी का भी जो ऑर्डर होगा वो फ्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी फ्रैक्शन ऑल्सो। तो इतनी बात समझिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू पर्टिकुलर रिएजेंट ए बी सी डी, किसी के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर हो सकता है दैट कैन ऑल्सो बी नेगेटिव। मतलब x1, x2, x3, x4, ये जो चार वैल्यूज थी लास्ट वाले एग्जांपल में, इनमें से कोई नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन का जो होगा दैट कैन नॉट बी नेगेटिव। ओवरऑल ऑर्डर कैन नॉट बी नेगेटिव, लेकिन एक पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट का ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट ये बताता क्या है, मतलब ऑर्डर से हमें क्या पता चलता है, इट टेल्स हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन वेरीज विद केमिकल रिएक्शन। एक सेकेंड, यहाँ पर होगा it tells how rate of reaction varies with particular component of chemical reaction. Just a second, it should be varies with a particular component. This would be particular component ठीक है, आप समझ लोगे, पर्टिकुलर कंपोनेंट है ये, ठीक है, सही से लिख लेना। इट टेल्स हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन वेरीज विद अ पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जैसे अभी इस चीज को एक एग्जांपल से हम समझ जाएंगे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं यहाँ पर। जैसे मान लो एक एग्जांपल हमने ले लिया a से b प्लस सी, ठीक है, और इसका रेट मान लो लिखा है k इंटू ए की पावर 1, b की पावर 0, c की पावर 2, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखो ऑर्डर ऑफ a कितना है, 1 है, b का ऑर्डर 0 है, c का ऑर्डर 2 है। तो b का ऑर्डर 0 हमें क्या बता रहा है कि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b कुछ भी हो उससे रेट को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझ, क्योंकि बी की पावर 0 तो कितना होगा, बी की पावर 0 1 होगा। तो यहाँ पर बी की कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी कर दो उससे रेट को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऑर्डर कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस हिसाब से वेरी करता है विद अ पार्टिकुलर कंपोनेंट कॉन्सेंट्रेशन, विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पार्टिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। इट टेल्स हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन वेरीज विद द पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, या आप ऐसे भी लिख सकते हो वेरीज विद द कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसको ऐसे लिख लेना, वेरीज विद कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना। जैसे बी का ऑर्डर 0 है ना, तो बी का ऑर्डर 0 क्या बता रहा है कि बी की कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ए का ऑर्डर 1 है, तो इसका मतलब क्या है, ए की कॉन्सेंट्रेशन अगर खाली खाली ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दोगे तो रेट डबल हो जाएगा। अब सी का ऑर्डर क्या है, 2 है, तो इसका मतलब क्या है, सी की कॉन्सेंट्रेशन अगर डबल कर दोगे तो रेट 4 टाइम्स हो जाएगा। बात समझ रहे हो। तो ये यहाँ पर ऑर्डर क्या बता रहा है कि किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दी जाए। ओके, वेरी गुड। अब ध्यान दो, यहाँ तक हो चुका होगा, तुमने कंप्लीट कर लिया होगा, नहीं हुआ हो तो बता देना। देखो आगे क्या है, रिएक्शन दैट कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप। कुछ ऐसी भी रिएक्शन होती है जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, मतलब एक सिंगल स्टेप में उनका फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है, कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता। तो ऐसी रिएक्शंस को हम एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं, जो एक ही स्टेप में प्रोसीड करती है, ठीक है। और जो एक स्टेप में प्रोसीड नहीं करती, 2 स्टेप या 3 स्टेप में प्रोसीड करती हैं, उनको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शंस बोलते हैं, तो कई सारे नाम हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक स्टेप वाली रिएक्शन की बात करते हैं, ऐसी रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे एक स्पेशल बात है, वो स्पेशल बात ये है कि मान लो फॉर एलिमेंट्री, कोई भी एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन हमारे पास, तो उसके लिए ऑर्डर कैन बी रिटर्न। उसके लिए हम ऑर्डर कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए हम ऑर्डर देख के भी बता सकते हैं। अभी तक हमने क्या बोला था, किसी केमिकल रिएक्शन के लिए हम ऑर्डर को देख के नहीं बता सकते, ऐसे देख के नहीं बता सकते, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है, हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा फिर जाके हमें पता लगेगा। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ, अगर मान लो रिएक्शन एलिमेंट्री है, मतलब सिंपल रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो उसका ऑर्डर हम देख के बता सकते हैं, ठीक है, ये बात पक्की है। जैसे मान लो यहाँ पर ए प्लस बी बी से सी सी एक रिएक्शन है, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, मैं बोल रहा हूँ, तो इसका हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे कांस्टेंट, ए की पावर इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये बैलेंस्ड होना चाहिए। ए प्लस बी बी से सी सी, ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, ब्रैकेट में लिख लेना बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो इसका ऑर्डर हम लिखेंगे, जितने भी रिएक्टेंट होंगे, ठीक है, यहाँ पर सी की बात नहीं कर रहा हूँ, सी प्रोडक्ट है, ठीक है, इसका रेट स्पेशल तरीके से लिखा जाएगा एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन का। बाकी सब कैसे लिखेंगे वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं।
तो कांस्टेंट रेट कांस्टेंट के इनटू ए की कॉन्सेंट्रेशन का पावर उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू बी की कॉन्सेंट्रेशन का पावर उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सी नहीं आएगा यहाँ पर, तो रिएक्टेंट का पावर उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट चढ़ा देंगे। ये इस प्रकार से हम रेट लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे वही चीज फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू एनी रिएक्टेंट, किसी भी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर होगा वो उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही होगा। जैसे ए का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए स्मॉल ए, बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, स्मॉल बी। तो फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू एनी रिएक्टेंट इज इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, प्रोडक्ट विल नॉट बी इंक्लूडेड, प्रोडक्ट को नहीं इंक्लूड करेंगे इन राइटिंग रेट फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन का रेट जब भी इंक्लूड करेंगे तो उसमें प्रोडक्ट नहीं आ रहा होगा। इससे पहले हमने देखा था कि जब हम रेट लिखते तो चलो आई थिंक लिख लिया होगा आपने। यहाँ पर एक रिएक्शन है 2a प्लस बी से c प्लस डी जा रही है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो फिर रेट क्या लिखेंगे, कांस्टेंट इनटू जो भी रिएक्टेंट होगा उसका पावर चढ़ा देंगे, उसकी कॉन्सेंट्रेशन का पावर चढ़ा देंगे, उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर 1। ओवरऑल ऑर्डर की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन, ठीक है। देखो नेक्स्ट नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट है, वो नोट पॉइंट है कि इन ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन यू कैन राइट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एज इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में ही ऑर्डर तुम उसका किसी का भी ऑर्डर उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख सकते हो। अदरवाइज इट्स एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी, नहीं तो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है, इसको कुछ नहीं कर सकते तुम। ये तो क्वेश्चन प्रोवाइडेड होगी, ठीक है। तो इसी बात पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये जो क्वेश्चन तुम्हारी आंखों के सामने दिख रहा है, फटाक से क्रैक करो इस क्वेश्चन को। पहले का आंसर -1/2 होगा। 1/2 कैसे निकाल दिया, कि वो माइनस नहीं चमक रहा क्या, -1/2 है पहले का आंसर। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ, इतना टाइम तो लगना चाहिए। ए का आंसर, पहले वाले का आंसर -1/2 होगा, दूसरे वाले का आंसर 3/2 होगा, तीसरे वाले का आंसर सी तो है ही नहीं, तो उसका ऑर्डर 0 हो जाएगा। चौथे वाले का आंसर ऐड कर देना, ठीक है, तो -1/2 और 3/2 को ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। क्या ये एक एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन है, तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्डर है ए और बी का, वो उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए एक एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन ये नहीं है, ठीक है। बात मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी, आज के लिए इतनी चीज़ें रखेंगे, इन चीज़ों को अच्छे से क्लब करें अपने नोट्स में, ठीक है, प्रॉपरली इनको याद करते रहें। आज के लेक्चर में कुछ खास ऐसा है, ठीक है, आज के लेक्चर में ये जो क्वेश्चंस कराएं इसके ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं और फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो ये वाले क्वेश्चंस के ऊपर तुम्हें डीसीए मिल जाएगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो आज के लेक्चर का डीसीए मोस्ट प्रोबेबली रात में 11-12 बजे तक मिल जाएगा तुमको, ठीक है। तुम यार लेक्चर शेयर करते हो नहीं करते हो मुझे समझ में नहीं आता, कुछ रिस्पॉन्स दिख नहीं रहा उसका कि तुम्हारा लेक्चर शेयर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तुम खुद ही रिपीटेडली तुम आते रहते हो यहाँ पर, ठीक है। इतने बढ़िया से लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है यार, क्लास जैसे क्लास में लेक्चर डिलीवर किया सकता है।